नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एलएसी पर टेंशन के बीच आज चीन को संसद के अंदर से डायरेक्ट मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में आज इस मुद्दे पर बयान देने वाले हैं। राजनाथ सिंह आज देश को बताएंगे कि लद्दाख में फिलहाल क्या स्थिति है। आज संसद में दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को जानकारी देंगे। पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीने से चीन के साथ तनाव जारी है, हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। मंत्री से लेकर कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत होने के बावजूद एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जवानों के इस जोश से चीनी सेना अब कांपने लगी है। जिनपिंग की सेना ने सोचा नहीं था कि लद्दाख में चीनी साजिश नाकाम हो जाएगी। भारत की सेना ने पैंगोंग के ब्लैक टॉप पर चीनी कब्जे को कैसे रोका, भारत ने चीनी सेना को कैसे खदेड़ा, चीनी सर्विलांस कैमरों को भारत ने कैसे तोड़ा और सरहद पर हमारे जवान कहां खड़े हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। एलएसी पर भारतीय सेना ने चीन के हर घमंड को तोड़ दिया है। जिनपिंग का गुरूर मोदी सरकार ने चकनाचूर कर दिया है। लद्दाख में कई महीने से चीन के साथ तनाव है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। कई दौर की वार्ता होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। विपक्ष जवाब मांग रहा है और अब जब कोरोना काल में संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तब आज सरकार इस पर देश को सब कुछ बताने को तैयार है। आज राजनाथ सिंह जब संसद में बोलेंगे तो वो बॉर्डर पर चीन की एक एक चालबाजी को बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे चीन ने रात के अंधेरे में पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। आज रक्षा मंत्री 3 बजे लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को जानकारी देंगे। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के दौरान चीन से क्या बातचीत हुई, ये भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एलएसी पर भारतीय सेना की क्या स्थिति है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बहुत कुछ बता दिया था। उन्होंने बता दिया था कि एलएसी पर भले ही युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन हमारे जवानों के हौसले लद्दाख के पहाड़ों की तरह मजबूत हैं। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। चीन पिछले कई महीने से एलएसी पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिकों के खून में भी राष्ट्रभक्ति का उबाल है और जोश बेमिसाल है। भारत के वीर जांबाज भी पहाड़ी युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कभी रक्षा मंत्री लद्दाख में सेना का मनोबल मजबूत करने पहुंचते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री। मई से ही लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने हैं, लेकिन भारत को 1 इंच भी पीछे हटना गवारा नहीं। आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। राजनाथ सिंह लद्दाख में सेना के बीच भी जा चुके हैं और चीन के रक्षा मंत्री से मिल भी चुके हैं।
5 सितंबर को राजनाथ सिंह रूस में जब चीन के रक्षा मंत्री से मिले थे तो यह तय हुआ था कि दोनों देश आपसी बातचीत से सीमा विवाद का मुद्दा सुलझाएंगे। उसके बाद विदेश मंत्री से भी चीन के विदेश मंत्रियों की वार्ता हुई। 5 पॉइंट वाला सॉल्यूशन सामने आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोनों देशों की सेनाएं आज भी आमने सामने हैं, जबकि राजनाथ सिंह ने मॉस्को में भी कहा था पूर्वी लद्दाख में चीन गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करे। शांति के लिए चीन को अपनी सेना पीछे हटानी ही होगी। भारत की ओर से एलएसी पर किसी भी सीमा नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हो गई, विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो गई, सेना के कमांड के बीच बैठक हो गई, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भारत ने हर बार यही कोशिश की है कि चीन अपनी बातों में ईमानदारी दिखाए, लेकिन हर बार वही पुरानी धोखेबाजी। इसलिए भारत ने भी तय कर लिया है कि अब चीन को कोई चांस नहीं देंगे। पिछले 15 दिनों में जिस तरह से भारत ने मोर्चा संभाला है, उससे ये बात सच है कि चीन की सोच अब जहां से शुरू होती है, वहां से भारत के एक्शन शुरू हो जाते हैं। और एलएसी के बीच टेंशन के बीच आज चीन को संसद के अंदर से डायरेक्ट मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में आज इस मुद्दे पर बयान देने वाले हैं। राजनाथ सिंह आज देश को बताएंगे कि लद्दाख में फिलहाल क्या स्थिति है। आज संसद में दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को जानकारी देंगे। पूर्वी लद्दाख में पिछले कई महीने से चीन के साथ तनाव जारी है, हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। मंत्री से लेकर कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत होने के बावजूद एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। और इधर भारत एलएसी पर चीन पर भारी पड़ रहा है, उसे बातचीत के लिए मजबूर कर रहा है, और उधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत ने चीन को पटखनी दे दी है। और अब रुख करेंगे अगली खबर का, जो खबर संसद से जुड़ी हुई है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और महामारी के साए में संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद को कोरोना से बचाने के लिए सांसदों की टेस्टिंग हो रही है। इस टेस्टिंग में करीब 30 ऐसे सांसदों का पता लगा जो कोरोना पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट आने के बाद सांसदों को क्वारंटीन होना पड़ा और संसद की कार्यवाही में वो हिस्सा नहीं ले सके। लोकसभा के 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव, राज्यसभा के 9 सांसदों को कोरोना, महामारी की चपेट में दिल्ली के डिप्टी सीएम भी। कोरोना के साए में संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन संसद में एंट्री से पहले जब सांसदों का कोरोना टेस्ट हुआ तो करीब 30 सांसद और संसद के करीब 50 कर्मचारियों में वायरस घर कर चुका था। लोकसभा के ये उन 17 सांसदों की लिस्ट है जिनका पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कोरोना टेस्ट हुआ। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले इनकी रिपोर्ट आई और फिर इन्हें संसद के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। जिन लोकसभा सांसदों को कोरोना हुआ उनमें बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े, प्रवेश सिंह वर्मा, राम शंकर कठेरिया, सत्यपाल सिंह, सुरेश आंगड़ी, रोडमल नागर, शिवसेना के प्रताप राव जाधव, आरएलएसपी के हनुमान बेनीवाल, डीएमके के सिल्वम जी शामिल हैं। इनमें से कई सांसदों ने ट्विटर के जरिए खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने लिखा, संसद में कोविड टेस्ट से पता लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। जो लोग हाल ही में मुझसे मिले हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपना टेस्ट करवा लें। राजस्थान के नेता हनुमान बेनीवाल का कोरोना टेस्ट का रिजल्ट कुछ अजीबोगरीब निकला। संसद में कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। हनुमान बेनीवाल ने जब जयपुर में टेस्ट करवाया तो वो कोरोना निगेटिव पाए गए। बेनीवाल ने ट्विटर पर लिखा, मैंने लोकसभा परिसर में कोविड-19 की जांच करवाई जो पॉजिटिव आई। उसके बाद जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल में जांच करवाई जो निगेटिव आई। आखिर किस रिपोर्ट को सही माना जाए? लोकसभा की ही तरह राज्यसभा के सांसद भी कोरोना से अछूते नहीं हैं।
राज्यसभा के 127 सांसदों ने संसद परिसर में, जबकि 92 सांसदों ने बाहर टेस्ट करवाए, जिसमें से 9 सांसद पॉजिटिव पाए गए, जिनमें कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी के अभय भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता, शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींडसा शामिल हैं। जिन सांसदों पर महामारी ने अटैक किया है, उनसे कहा गया है कि वो संसद न आए और क्वारंटीन में रहें। हालांकि जिन सांसदों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, वो पूरी एहतियात बरतकर संसद में जा रहे हैं और संसदीय कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में संसद आ रहे सांसदों की तारीफ की। मोदी ने ये भी कहा कि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। यूपी में एक और प्रतीक का नाम बदलने वाला है। योगी सरकार आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम करने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस निर्माणाधीन म्यूजियम की समीक्षा की और इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने का ऐलान किया। मुगल सराय जंक्शन बना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फिर इलाहाबाद बना प्रयागराज और अब आगरा का मुगल म्यूजियम बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। योगी राज में यूपी में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। मुगल सराय और इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद अब आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलने की तैयारी है। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होगा। सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला किया। योगी ने सवाल किया कि कोई मुगल हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकता है। आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। देश के स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आए ताज नगरी आगरा को और स्मार्ट बनाने को लेकर योगी सरकार जुटी हुई है। इसी के तहत सोमवार को सीएम योगी शहर के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान योगी ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में गुलामी के प्रतीक के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के नाम भर से ही राष्ट्रवाद की भावना जगने लगती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक हफ्ते से रिया चक्रवर्ती जेल में है। आज रिया जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि हाई कोर्ट से रिया को कितनी राहत मिले इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मुंबई की भायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती तड़प रही है, अपने किए पर पछता रही है। रिया पर जेल की जिंदगी भारी पड़ रही है। एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। उसे जेल से छुटकारा चाहिए, उसे जमानत की दरकार है। पिछले 7 दिनों से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के वकील आज बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि 11 सितंबर को निचली अदालत ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। निचली अदालत का साफ साफ कहना था कि सुशांत केस के ड्रग एंगल में रिया शामिल नहीं है। अब तक इसका कोई वाजिब आधार नहीं मिला है। निचली अदालत ने यह भी कहा कि शौविक चक्रवर्ती रिया के कहने पर ही सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स मंगवाता था। कुछ एक मौके पर तो शौविक ने पैसा भी दिया था। रिया की ड्रग्स मंडली पर अदालत को भी शक है। सेशन कोर्ट के सामने सरकारी वकील ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पेश किए, जिसमें व्हाट्सएप चैट शामिल है। ये व्हाट्सएप चैट पब्लिक डोमेन में भी है, जिससे ये पता चलता है कि ड्रग्स का मकड़जाल कैसे फैला हुआ था।
ईडी ने रिया के 2 फोन की क्लोनिंग की थी, जिनसे रिया की ड्रग्स संबंधी 70 चैट का पता चला था। इनमें से एक में वो अपने भाई शौविक से सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कह रही है। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने भी एनसीबी को दिए अपने बयान में इसकी पुष्टि की थी। मैं बताना चाहता हूं कि 16 मार्च 2020 को मैंने बांद्रा में अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी बहन रिया से बात की थी। मैंने रिया को बताया था कि सुशांत ने मुझे मैरिजुआना और हैश की व्यवस्था करने को कहा था। व्हाट्सएप पर हुई चैट में मेरी बहन रिया ने बताया कि सुशांत दिन में कम से कम 4 से 5 बार ड्रग्स ले रहा है और मैं इसका इंतजाम कर दूं। मैंने उसे बताया कि मैं 5 ग्राम बड क्यूरेटेड मैरिजुआना का इंतजाम कर सकता हूं, जो 20 बार के लिए काफी था। फिर मैंने बड के लिए अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और रिया सैमुअल को बड के रेट बताए, क्योंकि तब सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर का मैनेजर था। वो सुशांत के घर की हर चीज मैनेज करता था। मैंने अब्दुल बासित परिहार को सैमुअल का नंबर दे दिया। मैं कह सकता हूं कि बासित ने एक अन्य दोस्त जैद के साथ सैमुअल का नंबर दिया। फिर जैद ने 17/3/2020 को बांद्रा इलाके में शाम 5 बजे के आसपास ईट अराउंड कॉर्नर के पास सैमुअल को ड्रग डिलीवर की थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर पुलवामा के मरवाल इलाके में चल रहा है। सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। खुद को घेरा पाकर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान भी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब बात देश के कोरोना मीटर की करते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 1,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के कारण दम भी तोड़ा है। कोरोना से 38,59,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं।